Hello students, I hope you all are doing well. My name is Shreya Gupta. I am chemistry faculty at सांकला classes. तो बेटा अभी तक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं. हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. उसके बाद जो थर्ड मॉडल आता है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, उसके लिए हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करनी है अभी. ठीक है, क्योंकि उस मॉडल को हेल्प करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे दैट वाज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनका डुअल नेचर होता है, यानी कि दे पोजेस पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ठीक है, विच वाज गिवन बाय मैक्सवेल. अब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, बट सिर्फ वहां पर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था दैट वेव कैसी दिखती है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, उसके फॉर्मूलाज, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेरियस फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स. आज हमें क्या पढ़ना है कि वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो पोजेस करती है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस टू एक्सपेरिमेंट्स दैट सपोर्टेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ठीक है, उसके पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कर क्या रहे थे. वी वर डिस्कसिंग द डुअल नेचर ऑफ dual nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, जिसके अंदर बेटा हमने कौन कौन से दो नेचर्स की बात करी थी. एक था वेव नेचर, ठीक है, और दूसरा था पार्टिकल नेचर. ठीक है, वेव नेचर इज कॉन्टिन्यूअस इन मैनर एंड पार्टिकल नेचर इज डिसकॉन्टिन्यूअस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, बादल से बरसात हो रही है तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो एक एक करके आती है. ठीक है, एक एक बूंद आती है, उनके बीच में टाइम डिफरेंस होता है, टाइम लैग होता है. वेयर एज अगर मैं टैप को चला दूं, एकदम से वाटर रन करेगा. ठीक है, उसमें कोई गैप नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा. सो जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में निकल रहा है. ठीक है, और जो बारिश की बूंदें हैं वो टिप टिप जो है बरस रही है, तो वो किस फॉर्म में है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है. ठीक है, सो इसी हिसाब से जो हमारी वेव थ्योरी है, जो हमारी पार्टिकल थ्योरी है, वो इसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है कि क्या हमारी लाइट वेव की फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस मैनर में चल रही है या वो एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूटेड है. ठीक है, तो वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए दो फिनोमिनाज आए थे. सबसे पहला था इंटरफेरेंस and other one was diffraction, जो आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो फिनोमेनास थे, जिसमें से एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड सेकेंड वन वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, आज हम एक मोस्ट प्रोबेबली बेसिक आइडिया ले लेंगे कि पार्टिकल नेचर कैसा होता है. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हम इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं. सो इंटरफेरेंस क्या होता है. इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. अगर मैं बात करूं कि एक वेव आपकी कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही है, दूसरी वेव भी ऐसे ट्रैवल कर रही है, वो दोनों एक पॉइंट में आके एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, तो एक नई वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है.
दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। ये है आपकी वेव नंबर 1, ये है वेव नंबर 2, ये दोनों मर्ज होके इन दोनों ने क्या बना ली, एक नई वेव बना ली। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस, जो कि एक वेव ही पोजेस कर सकती है। पार्टिकल्स में ऐसा करेक्टर दिखने को हमें नहीं मिलेगा। सो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ, it is the superposition of two waves of same or different फ्रीक्वेंसीज। वो सेम फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती हैं और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की भी हो सकती हैं। तो जब वो मर्ज होती हैं, कंबाइन होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो क्या वो हमेशा ही एक बड़ी वेव बनाती है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑल्सो हैज फर्दर टू टाइप्स। अगर मैं इस पिक्चर में आपको डिपिक्ट करवाऊं तो सबसे पहला हमें दिया गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर ये एक वेव है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके पास, नेक्स्ट कम्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो दो टाइप्स हमने डिस्कस करी अभी। उसमें पहली टाइप है कि अगर मेरी दोनों वेव्स के क्रेस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हो और ट्रफ एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हो। जैसे इस वेव का ट्रफ जो है वो इस वेव के ट्रफ के बिल्कुल ऊपर आ रहा है और इसका क्रेस्ट जो है वो दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है। तो दोनों वेव्स मर्ज होके एक बड़े एम्पलीट्यूड वाली वेव को रिजल्ट करेगी। Whereas अगर मैं बात करूं दूसरी एग्जांपल में, दूसरे टाइप के अंदर क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इन कैंसलेशन। ट्रफ कैंसल्स द क्रस्ट। तो यहाँ पर जो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी, या तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा अगर वो दोनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अगर तो फ्रीक्वेंसी बराबर है और वो दोनों वेव्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो बिल्कुल ही वेव्स आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्या बोला हमने, सबसे पहला क्या था आपके पास, इंटरफेरेंस। कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिस्कस किया हमने कि क्रेस्ट ऑफ द वन वेव, क्रेस्ट ऑफ वन वेव overlaps with crest of other, ठीक है। और जनरली इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड होगा। Whereas दूसरे केस की बात करूं, विच इज डिस्ट्रक्टिव, एज द नेम सजेस्ट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, क्रेस्ट ऑफ वन overlaps with trough of other, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, या तो वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा या उसमें कैंसलेशन हो जाएगी। तो ये दो टाइप्स है विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव करेक्टर, जो पार्टिकल करेक्टर हमें कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अनदर फिनोमेना विच वाज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन, वैसे तो आप फिजिक्स में हायर क्लासेस में इसको इन डिटेल पढ़ोगे, अभी हमें सिर्फ इस बेसिक आइडिया लेना है कि व्हाट इज डाइफ्रैक्शन, ठीक है। हमें इन डिटेल नहीं जाना है। अब डाइफ्रैक्शन में हम पढ़ते हैं बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन एन ऑब्स्टेकल कम इन इट्स वे। जब वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर हम एक सोर्स से लाइट पास कर रहे हैं, बीच में हमने एक ऑब्स्टेकल लगाया है जिसके बीच में हमने थोड़ा सा होल किया, ठीक है।
तो ये जो वेव है या जो ये लाइट है ये ट्रैवल कर रही है, जैसे ये स्लिट आएगी, ऑब्स्टेकल आएगा, ये यहाँ से क्या हो रही है, बेंड हो रही है. So this phenomena can also be explained on the basis of wave nature but not by particle nature. So what is diffraction? It is bending of wave from an obstacle. ठीक है, विच इज डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम. जैसे कि यहाँ पर आपकी जो वेव्स हैं वो पहले इस पैटर्न में जा रही थी, जैसे एक स्लिट आया, एक ऑब्स्टेकल आया, इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया, वेव्स क्या हो गई, बेंड हो गई. ठीक है, इसी को आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है. अगर हम एक रूम में अंधेरा कर दें, ठीक है, बाहर लाइट है, आप थोड़ा सा दरवाजा खोलेंगे, क्या देखते हैं आप कि जो लाइट है वो आपके डोर से, हमेशा ऐसे नहीं होता ना कि आपने बिल्कुल ऐसे डोर ओपन किया है तो बिल्कुल उतने ही जितना साइट है उसी में ही सिर्फ लाइट है, बाकी कमरे में क्या है, अंधेरा है. नहीं, वो लाइट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, वो बेंड हो जाती है और कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है जो हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, घरों में हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बिल्कुल अगर रूम में अंधेरा है, आपने हल्का सा डोर ओपन किया है, तो जो लाइट है वो बेंड होके कुछ ऐसा पैटर्न बनाएगी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना. तो ये भी क्या है आपका, इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइफ्रैक्शन विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ओनली. पार्टिकल्स में तो ऐसा कुछ होगा नहीं ना बेंडिंग जैसा, तो दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को. ठीक है, बट वहीं पर एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक करके, उन्होंने इस वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोला कि वेव्स पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पोजेस पार्टिकल नेचर. ठीक है, तो अब उसी पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर लेते हैं. आई होप वेव नेचर यहाँ तक सबको क्लियर है. लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था, अभी हमने दोनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल कैरेक्टर. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट comes particle nature of electromagnetic radiations, यानी कि Planck's quantum theory, which was obviously given by the scientist Max Planck. This theory was given by scientist Max Planck. ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमारी वेव है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है, बट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोला कि वेव इस तरीके से ट्रैवल करती है जिसका आप बोल रहे हो कॉन्टिन्यूअस नेचर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इसका पार्टिकल नेचर होना चाहिए, यानी कि वो जो वेव है उसमें छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स होने चाहिए जो एक एक करके एक के पीछे एक क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें ये बताया कि एनर्जी या रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, डिफरेंट छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे विच विल बी ऑब्वियसली इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, जैसे बारिश की बूंदें होती हैं एक के पीछे, ना कि कॉन्टिन्यूअस होती हैं. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दे पोजेस पार्टिकल नेचर, उसमें छोटे छोटे स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं. सो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हमें बताए गए थे. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस consists of small discrete packets of energy. क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्वांटम. डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटम. क्वांटम का प्लूरल होता है क्वांटा.
है, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, आपकी एनर्जी की हर वेवलेंथ के लिए वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट। इस थ्योरी ने हमें ये बोला था कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हम ये बोल देते हैं कि उसके हर पैकेट को क्या बोला जाता है, क्वांटम, उसका प्लूरल होता है क्वांटा। बट इन केस ऑफ लाइट हम स्पेसिफिकली इन पैकेट्स को बोलते हैं फोटॉन्स। सो इन केस ऑफ लाइट these energy packets are known as photons। ठीक है, अब बात आती है एनर्जी पैकेट, तो इन सबकी एनर्जीज कितनी होंगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो एनर्जी ऑफ each quantum or photon is directly proportional to the frequency of that radiation। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने हमें ये बोला कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन की जितनी भी होगी, ठीक है, which was in contradiction to the classical mechanics। क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें ये बोला था कि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटेंसिटी के साथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी बढ़ाओगे, सपोज अगर मैं रेड कलर के रेडिएशन की बात कर रही हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, एनर्जी बढ़ाऊंगी, तो रेड और ब्राइट होता जाएगा और इंटेंस होता जाएगा। ये हमें क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताया, ठीक है, विद सपोर्टेड वेव थ्योरी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वेयर एज अगर बात करें एनर्जी के लिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, तो कलर की जो है नेचर या रेडिएशन की नेचर क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, व्हिच वाज ऑब्वियसली द डिसकंटीन्यूअस नेचर, ठीक है। सो अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखूं, क्या बोला गया है, E यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाती हूँ तो यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने दी थी, तो उसने इस कांस्टेंट का नाम भी अपने ऊपर ही रखा, व्हिच वाज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये है एनर्जी ऑफ वन क्वांटा और वन फोटोन। बट लाइट के अंदर एक फोटोन तो नहीं होता, एक क्वांटा तो नहीं होता, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वांटास होते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ वेव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगी, सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज, ऑब्वियसली अगर एक फोटोन के लिए h न्यू है, दो फोटोन्स के लिए 2h न्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसी n फोटोन्स होंगे तो nh न्यू हो जाएगी। सो इट इज integral multiple of energy of one photon, that means total energy will be equals to nh nu, where n is either 1, 2, 3 or so, ठीक है। सो सिंगल फोटोन की एनर्जी की बात करें, E इज इक्वल्स टू एच न्यू,
n नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, सो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू NH nu। अगर मैं बात करूं, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं। E इज इक्वल्स टू H nu, E इज इक्वल्स टू H nu, ये आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। और इसको और क्या मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं, न्यू की बात करें विच इज योर फ्रीक्वेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, न्यू का एक और फॉर्मूला होता है विच इज C बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा, यानी कि E इज इक्वल्स टू H न्यू को मैं और क्या लिख सकती हूँ, E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। तो यही थी हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो क्या कहती थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर नहीं होता, उनका पार्टिकल नेचर होता है, जिसमें हर पार्टिकल, हर पैकेट की अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो Let's see first numerical JEE Mains 2022 recent क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नहीं है। The energy of 1 mole photons of radiation of wavelength 300 nanometer is, so very very easy question। क्या पूछा है उन्होंने, एनर्जी पूछी है, किसकी, फोटोन्स की, कितने फोटोन्स की, 1 मोल फोटोन्स की, वेवलेंथ क्या है 300 नैनोमीटर। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या बोला है उन्होंने, 1 मोल फोटोन्स यानी कि n इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 फोटोन्स, ठीक है। आपको क्या दिया है, वेवलेंथ दी है कितनी, 300 नैनोमीटर, which will be equals to 300 into 10 raised to power minus 9 meters, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है E is equals to NH nu, और I can also write it as E is equals to NH C by lambda. So energy will be equals to 6.022 into 10 raised to power 23 into 6.626 into 10 की power minus 34. C is speed of light, 3 into 10 raised to power 8, लैम्डा 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपका आंसर कुछ निकल के आएगा 3.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 जूल पर मोल, क्योंकि ऑब्वियसली 1 मोल के लिए निकाला है तो जूल पर मोल, ठीक है। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। तो उन्होंने क्या पूछा कि कितने फोटोन्स, जिसका हर फोटोन इतनी फ्रीक्वेंसी का है, हमें चाहिए ताकि टोटल एनर्जी कितनी बन जाए 1 जूल। क्या गिवन है आपको, टोटल एनर्जी गिवन है, और क्या गिवन है, एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, वेयर टोटल एनर्जी इज गिवन 1 जूल। n हमें निकालना है कि कितने फोटॉन्स मिला के 1 जूल एनर्जी देंगे। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जब n की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 14, ठीक है। आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, 6.626 इंटू 5 10 की पावर 34 minus 14, which will give you around 0.03 into 10 raised to power 20 यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके, फोटोन्स,
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 वॉट बल्ब, ठीक है, emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. क्या कह रहे हैं, एक बल्ब है 100 वॉट का, वो हर टाइम एक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एमिट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ क्या है 400 नैनोमीटर। बताओ कि वो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स को एमिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 100 वॉट। वॉट किसके यूनिट्स होते हैं, वॉट इज यूनिट्स ऑफ पावर, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 100 वॉट को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनर्जी, जूल्स में। तो पावर की बात करें, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। अब कितने टाइम पीरियड की बात करनी है हमें, हमें बात करनी है पर सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, यानी कि टाइम को क्या लेना पड़ेगा, 1, ठीक है। पावर कितनी है 100 वॉट, एनर्जी हमें चाहिए, तो एनर्जी कम्स आउट टू बी 100 जूल्स। तो यहां से हमें एनर्जी निकालनी। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, E इज इक्वल्स टू NH न्यू, या अगर मैं बात करूं वेवलेंथ दी गई है तो न्यू की जगह क्या लिख देंगे, C बाय लैम्डा। सो एनर्जी विच इज 100 joules and which is not given, you have to find 6.626 into 10 की पावर माइनस 34, 3 into 10 raised to power 8 अपॉन 400 नैनोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 9। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आप n कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। Now this will come out to be 0.2 into 10 raised to power 21 photons, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कुछ पोर्शन हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। क्या था वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वेव कैसी होती है। फिर हमने क्या पढ़े, वेव के कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने वेव नेचर को सपोर्ट किया, वो हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए थे, क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। पार्टिकल कैसा होता है, क्या उसकी एनर्जी होती है, वो हमने अभी डिस्कस किया और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। डुअल नेचर के अंदर जो नेक्स्ट चीज हमारे पास बाकी है, इट इज पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाले फिनोमिनास या थ्योरीज, जिसके अंदर कौन कौन सी दो फिनोमिनास थे, एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल ऑफ सांकला क्लासेस। थैंक यू सो मच।